हमारी सोसाइटी में डॉग्स एक ऐसा जानवर है जिसे पालतू जानवर कहा जाता है और अक्सर कहीं ना कहीं दिखाई दे जाता है। लोग घरों में पालते हैं या स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से डॉग्स के बारे में कहा जाता है कि वो काफ़ी एग्रेसिव हो गए हैं, बाइट करने लगे हैं, गाड़ियों के पीछे दौड़ते हैं, या कभी कभी आपने सुना होगा बच्चों को घेर कर उस पर हमला कर देते हैं, या फिर आपके घर में कोई मेड आती है और आपके पालतू कुत्ते ने उसके ऊपर हमला कर दिया। एक इंजेक्शन लगते हैं, कहा जाता था पहले 14 इंजेक्शन लगते थे, लेकिन अब आजकल 7 इंजेक्शन लगने लगे। लेकिन ये जो डॉग बाइट्स हैं या फिर ये जो कुत्ते के काटने में से जो रेबीज जैसी जो बीमारी होती है वो कितनी खतरनाक हो सकती है, इसी पर आज बातचीत करने जा रहे हैं हेल्दी लाइफ विद डॉक्टर बीपी त्यागी में, डॉक्टर ब्रजपाल सिंह त्यागी से, और समझेंगे कि कितनी खतरनाक है, उसमें कैसे जिंदगी जा सकती है, और इसमें जो इंजेक्शंस लगते हैं उसकी क्या क्या कैटेगरीज है, और सीरम किस सिचुएशन में लगता है। और गाजियाबाद का जो जिला अस्पताल है या जो सरकारी बॉडी है वो सीरम को लेकर, रेबीज को लेकर सवालों के कटघरे में खड़ी हुई है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले सीरम पे बात करते हैं। आज भी एक पेशेंट आया, उसने शिकायत की प्रवीण ने कि उसको सीरम नहीं लगाया गया, जबकि कैटेगरी 3 का जो है उसको इंजरी थी, बाइट था। जी जी, एक्चुअल में हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पिछले 3 साल से गाजियाबाद में सीरम अवेलेबल नहीं है, और जो सीरम अवेलेबल नहीं है उसका सिंपल रीज़न ये है कि वो 1 ml 6000 का आता है जी। और जो वैक्सीन है वो हमने जो हम अपने नुक्कड़ कैंप्स करते हैं या हेल्थ कैंप करते हैं या एजुकेशन प्रोग्राम करते हैं स्कूलों में, सब में यही हमें सूचना मिलती है कि किसी को 1 वैक्सीन लगती है, किसी को 2 लगती हैं, किसी को 3 लगती हैं। एक्चुअल में जो 5 वैक्सीन का शेड्यूल है वो ना तो सरकारी अस्पताल से बताया जाता है और ना ये पता है जनता को कि अगर किसी कुत्ते ने काटा है तो 5 वैक्सीन लगती हैं, जो कि 0 डे पे लगेगी, तीसरे दिन लगेगी, 7वें दिन लगेगी, 14वें दिन लगेगी और 21वें दिन लगेगी। ये कोई नहीं बताता है और ये अधूरा ट्रीटमेंट रह जाता है। लेकिन जो आपने कैटेगरी 3 की बात की, जब ये दांत अंदर घुस जाता है और उससे 1 बूंद भी अगर खून आता है उसको हम कैटेगरी 3 बोलते हैं। उसमें उस लोकल साइट पे इंजेक्शन जरूर लगना है जिसको सीरम बोलते हैं। ठीक है। सीरम बहुत महंगा इंजेक्शन होता है। ये कहते जरूर है कि हमारे पास है, लेकिन लगाते नहीं है। और उनका कहना क्या होता है कि सीरम लगना है या नहीं लगना है डॉक्टर डिसाइड करेगा। उसको प्राइवेट डॉक्टर डिसाइड नहीं कर सकता है, उसको कोई पत्रकार डिसाइड नहीं कर सकता है, उसको एजुकेटेड सोसाइटी हमारी डिसाइड नहीं कर सकती है, हमारा समाज डिसाइड नहीं कर सकता है, उनको कोई सलाह नहीं दे सकता है कि आप जब खून निकला है तो सीरम हमें लगा दीजिए। अब इसमें होता क्या है कि उनके कान में बोल दिया जाता है कि आप दिल्ली चले जाओ, वहाँ सीरम लगवा लो, आप किसी प्राइवेट अस्पताल में चले जाओ, वहाँ सीरम लगवा लो। ऐसा ही केस अभी जो आप बता रहे हैं प्रवीण का है। ये 10 दिन पहले MMG अस्पताल गया था और उसको जो वैक्सीन लगी है, एक NGO ने उससे जांच की है और उसका हाथ बिल्कुल सूजा हुआ है, बहुत गहरा घाव है, उसको सीरम नहीं लगाया है। जब CMS से बात की जाती है तो उनका जवाब ये आता है कि ये हम डिसाइड करेंगे कि उसको सीरम लगना है या नहीं लगना है, सीरम हमारे पास है। हम ये जानते हैं कि सीरम उनके पास नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं इसी ऊपर आ रहा हूँ आपसे। मैंने आज गाजियाबाद के CMO भक्तो शंकर से फोन पे बातचीत की। उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है, सीरम हमारे पास है, यदि हमारे पास ऐसी जानकारी आएगी तो हम सीरम जरूर लगाएंगे। और आप अधिक जानकारी के लिए या फिर आप जिस पेशेंट के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पूछा था कि प्रवीण को सीरम क्यों नहीं लगा जबकि उसके काफी गहरा घाव है कुत्ते के या डॉग्स के दांत का, तो अब आप ये देखें कि मुझसे कह रहे हैं कि आप CMS से बात कर बताइए, यानी कि ये मेरी जिम्मेदारी में शामिल हो गया कि मैं CMS को बताऊं, जबकि CMS की या डॉक्टर CMO की जिम्मेदारी नहीं है, डॉक्टर्स की जिम्मेदारी नहीं है, वो खुद डिसाइड करें। हम बताएंगे, शहर के हम पत्रकार बताएंगे कि अब किसको इंजेक्शन लगना है। हमने CMS से बातचीत की, CMS कहते हैं मेरी जानकारी में नहीं है, ये आया था और हम डिसाइड करेंगे, आप थोड़ी बताएंगे, हम डिसाइड करेंगे, डॉक्टर्स बताएंगे कि उसको जो है सीरम लगना है या नहीं लगना है। डॉक्टर साहब, ये किस तरह का काम है, कितनी लापरवाही है? हमें साफ दिखाई दे रहा है गहरा घाव है, CMS कहता है कि हम डिसाइड करेंगे, हमारा डॉक्टर डिसाइड करेगा या CMO डिसाइड करेगा, और डॉक्टर्स बता नहीं रहे हैं, उसको 3 ईयर्स लग रहे हैं, उससे चलता कर रहे हैं और वो इधर उधर घूम रहा है। तो मेरे हिसाब से जो
इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर हैं जी। सरकारी अस्पताल के, उनकी इस बीमारी के बारे में एक क्लास होनी चाहिए। उनको सब कैटेगरीज इनको बतानी चाहिए, मतलब उनको सिखाना चाहिए। उनको सिखाना चाहिए। कैटेगरी 1 वर्कशॉप होता है, कैटेगरी 2 ये होता है, कैटेगरी 3 ये होता है। और इस कैटेगरी का अगर कोई पेशेंट आता है तो उसका ये ट्रीटमेंट करना है। और ये जो उनकी जो क्लास होगी ये कोई सीनियर डॉक्टर उन्हीं का करेगा, या कोई सरकारी डॉक्टर बाहर किसी मेडिकल कॉलेज से आके उनको बताएगा। ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अगर उनके बीच में जाके इस तरह का करते हैं तो उनका जवाब होता है न्यूसेंस पैदा कर रहे हैं, हमारे सिस्टम को बदनाम कर रहे हैं। तो ये होना चाहिए। और क्योंकि रेबीज एक ऐसी बीमारी है जो जानलेवा बीमारी है। कोई आदमी पूरे संसार में रेबीज अगर डेवलप हो जाता है, किसी के पास दवाई नहीं है कि वो उस मरीज को बचा दे। ऐसे कितने उदाहरण हमारे सामने। डॉक्टर साहब, ये ठीक है कि रेबीज बहुत खतरनाक, बहुत डेंजरस है, इसका कोई इलाज नहीं है अगर ये बिगड़ जाता है। लेकिन अभी जो आपने बात कही क्लास या वर्कशॉप, तो हम जो बात समझ रहे हैं कि इन जो गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, ये जैसे गवर्नमेंट प्रोटोकॉल का भी फॉलो नहीं करते। मैंने पूछा था कि गवर्नमेंट प्रोटोकॉल क्या कहता है, उन्होंने बताया, फिर उसी पे मैंने बात की थी कि ये पहले तो फेस पे कह रहे थे फेस पे काट देता है, लेकिन अगर दांत अंदर गहरा हो तो गवर्नमेंट प्रोटोकॉल, उसके बाद भी सीरम उन्होंने नहीं लगाया था। आप कह रहे हैं वर्कशॉप, तो क्या इन डॉक्टर्स को मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए, जिससे कि अपनी ड्यूटीज को सही ढंग से कर सकें और इनको अपने काम में मन लगे, क्योंकि मन नहीं लग रहा है, इधर उधर ज्यादा बिजी है, जब मुझे लगता है जब आदमी मन नहीं लगता है उधर भागता है, सब कुछ करता है, तो ये वर्कशॉप टाइम टू टाइम लगनी चाहिए जैसे प्राइवेट सेक्टर में लगती है। एक्चुअल में जब हम MBBS करके निकलते हैं तो एक ओथ होती है, उसको हिप्पोक्रेटिक ओथ बोलते हैं। अब मुझे ही लगता है कि वो किसी एक डॉक्टर के लिए नहीं होती है, वो सरकारी डॉक्टर के लिए भी होती है और प्राइवेट डॉक्टर के लिए भी होती है। अगर सरकारी डॉक्टर उस ओथ के अकॉर्डिंग काम करें तो ये जो समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं ये बिल्कुल नहीं आएंगी। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो ओथ उन्होंने ली है, हिप्पोक्रेटिक ओथ, उसको अपनी टेबल पर रखें तो वो और मोटिवेट होंगे उससे। ना फ्रेम करा के कमरे में लगा लें, कमरे में लगा लें तो उससे और मोटिवेट होंगे कि ये ओथ लेके हम डिग्री लेकर आए हैं तो उसका पालन करें। नहीं, आपकी इस बात से एक बात समझ में आती है कि इन डॉक्टर्स को, खास तौर से सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स को या नर्सिंग स्टाफ को या पूरे ये जो स्टाफ है, इनको मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए एक वर्कशॉप या क्लास की आवश्यकता है, चाहे महीने में एक बार लगाई जाए या 2 महीने में एक बार लगाई जाए। जैसे समीक्षा बैठक होती है, ऐसी उनको भी इंस्पायर किया जाए, जिससे कि ये अपनी ड्यूटीज़ को सही ढंग से निभा सके। अदरवाइज ये बोर हो जाते हैं, बोझिल हो जाते हैं, या तो अपने के चैम्बर में नहीं मिलते हैं या फिर बाहर मिलते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, काम करते नहीं, जिसका खामियाजा कौन भुगतता है? पेशेंट्स की जान चली जाती है, या फिर वो ऐसी खतरनाक सिचुएशन में आ जाता है कि उसको प्राइवेट अस्पताल की तरफ जाना पड़ता है। तो एक सवाल यहाँ ये खड़ा हो गया कि ये डॉक्टर्स कैसे अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। डॉक्टर साहब, इसके अलावा जैसे अभी हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट मशीनरी की या प्रोटोकॉल्स की, डॉक्टर्स की, आपके पास ये लोग भी आते हैं, तो इसके अलावा और कोई रास्ता है इन लोगों को थोड़ा सा और मोटिवेट करने का, जागरूक करने का? नहीं, रास्ता देखिए सिर्फ ये है, जैसे आप एक यहाँ देश में चौथा स्तंभ है, आप अपनी बात समाज को बोल देते हैं, या अपनी जो ये वीडियो है आप वो किसी ऐसे माध्यम पे डाल देते हैं कि जो वो जैसे हेल्थ मिनिस्टर है उस पे आप टैग करेंगे, एक्सपर्ट टैग करते हैं, या किसी जगह टैग करेंगे, व्हाट्सएप नंबर भी है, उस चीज को पढ़ेंगे, फिर वो यहाँ जो वो कंसर्न अधिकारी है उसको फोन करेंगे, और इनकी बहुत ही शॉर्ट मेमोरी होती है। आपने आज किया टैग तो वो 1 हफ्ता याद रहेगा उनको, 1 हफ्ते के बाद फिर वही रूटीन शुरू हो जाएगा जो पहले था। तो आइडियली इनके अंदर हमें जन सेवा वाला इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। जन सेवा क्या होती है ये इनको समझाना पड़ेगा, और वो समझाना बहुत जरूरी है। कौन समझा सकता है? डॉक्टर साहब, ये जो जन सेवा वाला इंजेक्शन कहाँ मिलेगा? ये जो NGOs हैं, जो सोशल वर्कर हैं, उनके पास हैं इस तरह की चीजें जो उनके अंदर कूट कर भरी हैं, और उसमें वो अपना कोई लाभ या कोई हानि नहीं दे। कर्तव्यों के लिए जन सेवा का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। जी, है ना, ये जरूरी हो गया है जी। तो अब इन डॉक्टर्स को जन सेवा का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। डॉक्टर बीपी त्यागी कह रहे हैं जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, बुद्धिजीवी हैं, शिक्षाविद हैं, या फिर शहर के जिम्मेदार नागरिक हैं जो
जिम्मेदार नागरिक वो जन सेवा का इंजेक्शन इनको जरूर लगाएं, जिससे कि आप जिंदगी बचा सकें उन लोगों की जो आपके नियर एंड डियर है या फिर आपके शहर के नागरिक हैं, वासी हैं। यदि आप ऐसा चाहते हैं कि शहर खूबसूरत हो और प्रगतिशील यानी डेवलपिंग शहर हो, तो आपको जन सेवा का इंजेक्शन जरूर लगाना पड़ेगा इनको। अदरवाइज जो जिंदगियां खतरे में पड़ने वाली हैं या पड़ गई हैं, उसके लिए जिम्मेदार आप लोग भी हैं, क्योंकि आपने जन सेवा का इंजेक्शन नहीं लगाया। तो डॉक्टर साहब चलते चलते हमारे ये जो जनप्रतिनिधि हैं जिनको ये काम करना चाहिए, जो सोशल एक्टिविस्ट करते हैं, तो ये जन सेवा का इंजेक्शन थोड़ा इनको भी बताइए, इनकी क्या जिम्मेदारी है। सांसद, विधायक और एक तो अभी अतुल गर्ग हैं, स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, दोबारा इस बार सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो किसी भी पार्टी को बिलोंग करते हैं, उनका ये फर्ज बनता है कि जनता की सेवा हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, और वो कोई भी पार्टी है। अभी हम भाजपा की बात कर रहे हैं, भाजपा की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार है, यहाँ उनका मेयर है, यहाँ उनके एमएलए हैं, यहाँ उनके हेल्थ मिनिस्टर हैं, यहाँ उनके चीफ मिनिस्टर हैं, और यहाँ उनके प्रधानमंत्री हैं। ये जो ट्रिपल इंजन सरकार है, इसको अगर इस बारे में नहीं सोचा तो आने वाला चुनाव में जो रिजल्ट आएगा ये उनको भारी पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। लेकिन आपने जो कहा जन सेवा का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, डॉक्टर बीपी त्यागी जन सेवा इंजेक्शन लगाने की बात कर रहे हैं, तो तैयार हो जाइए आप सभी लोग और वो लोग भी जिनको जन सेवा इंजेक्शन लगना है। धन्यवाद। देखते रहिए आप हेल्दी लाइफ विद डॉक्टर बीपी त्यागी।